नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से कहानी के सिलसिले में। उम्मीद करता हूँ कि आपका परिवार खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी है राजस्थान के कुनिया गाँव की। एक गाँव जहाँ एक जॉइंट फैमिली रहा करती थी, जिसमें करीब-करीब 7 मेंबर थे। इनका घर एक सुनसान इलाके में था, जहाँ आस-पास काफ़ी सारे खेत थे और इनके भी काफ़ी सारे खेत थे। पहले इन मेंबर्स का बता देता हूँ कि ये मेंबर्स थे कौन, ताकि आपको ये कहानी पूरी-पूरी समझ आए। इस मेंबर्स में थे हरीश, हरीश का भाई, हरीश की बहन, उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके बड़े पापा, उसकी बड़ी मम्मी और उनका बेटा। ये लोग इस गाँव में खुशहाली से जीवन जी रहे थे। अब इनका जो घर था, इनका घर गाँव में तो था, पर इनके छत पर एक टिन टाइप की डली हुई थी। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि गाँव में कुछ-कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर ऐसे लोहे की टिन डली होती है। आप लोग समझ ही गए होंगे। अब एक दिन की बात है, एक सुबह हरीश की माँ किचन में खाना बना रही थी। हरीश के पापा भी घर पर कुछ काम कर रहे थे। अचानक से एकाएक ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कि छन, 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 जैसे कि कुछ उनकी छत पर किसी ने फेंका हो। जैसे कुछ चावल, कुछ रेत या कुछ छोटे कंकड़। हरीश की मम्मी तुरंत सतर्क हो जाती हैं क्योंकि ये आवाज़ उनके लिए नॉर्मल नहीं थी। वो तुरंत अपने हस्बैंड को बुलाती हैं, मतलब हरीश के पापा को बुलाती हैं, बताती हैं। हरीश के पापा कहते हैं कि तुम खामख़ा परेशान हो रही हो। शायद कोई पक्षी मुँह में लेके कुछ उड़ रहा होगा, कुछ गिर गया होगा। ऊपर हवा भी चल रही है, शायद पेड़-पौधों से कुछ गिरा होगा। इतना मत सोचो। इन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया, पर हरीश की माँ के दिमाग में फिर भी चल रहा था। पर हरीश के पिता ऐसे थे कि मानने को ही तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, "ये सब तुम्हारा वहम होगा। शायद कुछ पंछियों के मुँह से गिरा होगा या फिर पेड़ों से कुछ गिरा होगा।" उन्होंने इस बात को दबा दी और इग्नोर कर दिया। अब इसके 3 दिन बाद एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि हरीश की जो बहन है, उसको तेज़ बुखार आ जाता है। एक ऐसा एब्नॉर्मल बुखार जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना उसको नींद आ रही थी और जब उससे पूछा भी गया कि बेटा तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? तो कहती है कि माँ मुझे सपने में कुछ परछाई दिखाई दे रही है, शायद भूत जैसा कुछ। अब ये लोग उस बात का यकीन नहीं करते। अगले दिन इसको हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं, दवाई वगैरह करवाते हैं। फिर ये इसको घर लेकर आते हैं अपने। अब इनका जो घर था, इन्होंने अपने घर पर करीब-करीब 7 से 8 जानवर पाल रखे थे। आमतौर पर जैसे गाँव में काफ़ी लोग ये जानवर पालते हैं। इन्होंने करीब 7 से 8 पाल रखे थे। जैसे गाय, बकरी, कुत्ता, कुछ बिल्लियाँ भी थी। अब घर के बाहर इन्होंने एक ऐसा तबेला सा बनाया हुआ था। आमतौर पर हम गाँव में बाहर जानवरों के लिए घर बनाते हैं, जहाँ पर वो सब एक साथ रहते हैं, जस्ट अपने घर के बाहर। तो ऐसा ही घर इन्होंने अपने उन 7-8 जानवरों के लिए बनाया हुआ था। अब उसी रात जिस दिन ये आए थे हॉस्पिटल से, रात के करीब 1:30 बजे सब लोग सो रहे होते हैं। ये सारे जानवर अपने तबेले में होते हैं। एकाएक बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है इन जानवरों के तबेले से। एकदम से हरीश के पापा की नींद खुलती है। पहले तो ये लोग समझ नहीं पाते कि आवाज़ किसकी थी, क्योंकि खुद ये लोग गहरी नींद में थे। फिर ये दोनों बाहर आते हैं। इनको इतना पता था कि ये आवाज़ तबेले से आई है। तबेले में ताला लगा था। अब जैसे ही ये तबेला खोलते हैं, वहाँ की लाइट जलाते हैं, ये क्या पाते हैं कि उनका एक बकरा, क्योंकि इनके पास बकरियाँ भी थीं, उनका एक बकरा मरा पड़ा है। और हैरानी की बात ये थी कि वो बहुत ही अलग तरीके से मरा पड़ा है। उसकी आँखें, उसकी पुतलियाँ एकदम फैल चुकी थी और जीभ बाहर थी। ये देख के उनको समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये उनके साथ पहली बार हुआ था। उस बकरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत से पहले उसने कुछ भयानक देखा हो, क्योंकि उसकी आँखों की पुतलियाँ फैल चुकी थी और जीभ बाहर थी। आमतौर पर जब हम कुछ भयानक देखते हैं, तो इंसानी आँखें बाहर आ जाती हैं। तो ये लोग सोच में पड़ गए कि इस बकरे ने ऐसा क्या देखा मौत से पहले, कि इसकी आँखें बाहर आ गई और इसने दम तोड़ दिया, इसके दिल की धड़कनें रुक गई। खैर इन्होंने इस बात पे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। घरवालों ने शोक मनाया क्योंकि वो बकरा काफ़ी समय से इनके साथ था।
और ये इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं सुबह। उसी दिन रात को करीब 2 बजे फिर एकाएक ऐसी आवाज़ आती है तबेले से। इस बार हरीश के पापा, उसके बड़े पापा, उसकी बड़ी बहन, इन सब की नींद खुल जाती है। एक बार फिर से ये लोग बाहर जाते हैं, तबेले को खोलते हैं। इस बार ये क्या देखते हैं कि एक और जानवर मरा हुआ है और इस बार बैल मरा हुआ है। बिल्कुल वैसी ही कंडीशन में जैसे कि वो बकरा मरा हुआ था। आँखें बाहर फैली हुई और जीभ बाहर, जैसे कि इसने भी कुछ ऐसा मंज़र देखा हो मरने से पहले, जिससे कि इसकी साँसें रुक गई, इसका दिल रुक गया। सबको फिर से बुरा लगता है, उसका भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये घटना ऐसे ही होती रही 4 रातों तक। तो पूरे 4 दिन में, 4 रातों में इनके 4 जानवर मारे गए। अब ये सब लोग हैरान, ये हुआ तो कैसे हुआ? हो तो क्या हो रहा है? किसी को कुछ नहीं पता। अब ये जो घटना थी, ये किसी की भी समझ नहीं आ रही थी। 4 रातों में 4 जानवर मरना, वो भी एक ही तरीके से। ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हरीश की बहन वो भी बीमार है, उसको भी कुछ न कुछ सपने में दिखाई दे रहा है। हरीश की माँ, उसको भी कुछ नेगेटिव सा फ़ील हो रहा है। घर भी काफ़ी बड़ा है, फिर भी घर में घुटन फ़ील हो रही है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि जिस जगह भूत-प्रेत, तंत्र-मंत्र या कोई बाधीकरण किया गया हो, वहाँ पर आपको सब कुछ सही होते हुए भी कुछ गलत का एहसास होता है। आई मीन चाहे घर कितना भी बड़ा हो, फिर भी आपको वहाँ ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपका कोई दम घोट रहा हो। आपका मन करेगा कि वहाँ से निकल जाएँ, तुरंत बाहर चले जाएँ। अब दोपहर में इन सब ने एक मीटिंग टाइप बिठाई, साथ में सब लोग बैठे। ये लोग बस डिस्कस कर ही रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 रातों में 4 जानवर मर गए, वो भी एक ही तरीके से। इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात हम सब सोएँगे नहीं और एक आदमी तबेले के बाहर बैठा रहेगा, करीब-करीब उसी समय पर जिस समय आवाज़ आती है, ताकि जैसे ही आवाज़ आए, वो इंसान तबेले के अंदर जाए और झट से लाइट जलाए और देख ले कि वहाँ क्या हो रहा है। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि हरीश के बड़े भाई ने कहा कि ये काम मैं करूँगा। आज रात मैं बाहर रहूँगा, पहरा दूँगा। अब हरीश का भाई थोड़ा-सा इससे बड़ा था, निडर था। करीब-करीब रात को 12 बजे बाहर बैठ गया, क्योंकि यूजुअली 1 बजे वहाँ पर आवाज़ आया करती थी। ये बाहर बैठा, खाट लगाकर और इंतज़ार करने लगा। अंधेरी रात थी, सब लोग सो गए थे और ये बाहर बैठा हुआ है। करीब-करीब 2 बजे जब ये आवाज़ें आया करती थी, इसने एक जानवर की कुछ कराहने की आवाज़ सुनी। ये हरीश का कुत्ता था और ये आवाज़ तबेले के अंदर से आ रही थी। वो झट से तबेले के अंदर भागता है, लाइट जलाता है और क्या देखता है कि उसका जो कुत्ता है, वो बहुत काँप रहा है और पूरा गीला पड़ा है, जैसे कि बहुत पसीना उसे आ रखा हो और एक पॉइंट की तरफ देख रहा है, एक बिंदु की तरफ देख रहा है, एक दीवार की तरफ देख रहा है, पर वहाँ कोई है नहीं। जैसे कि वहाँ पर उसके लिए कोई हो, जैसे कि उस कुत्ते को दिखाई दे रहा हो, पर उसे दिखाई ना दे रहा हो। अब हरीश का भाई शोर मचाता है, सबको बुलाता है, सब लोग देखते हैं कि कुत्ता काँप रहा है। अब सब लोग आस-पास ढूँढते हैं कि चलो आस-पास ढूँढते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। कुत्ते को सहलाते हैं, उसको शांत कराते हैं। सब लोग अपनी खोज में लग जाते हैं आस-पास, क्या पता कुछ सुराग उनके हाथ लग जाए। अब ये लोग आस-पास ढूँढाई कर ही रहे थे कि इनको एक नींबू मिलता है। एक लाल रंग का नींबू, एक सूखा हुआ नींबू, जिसके ऊपर 7 लौंग ऐसे गाड़ रखी है। ये देखकर ये लोग चौंक जाते हैं और इनको सस्पेक्ट होता है, इनको शक होता है कि किसी ने जानबूझकर इनके घर पर कुछ किया है, इनके घर पे कुछ ना कुछ छोड़ा है। ये देख के वो सब डर जाते हैं और उस रात वो सब सोते नहीं हैं, तबेले के बाहर ही पहरा देते हैं। सुबह होते ही ये सब लोग पास के गाँव में जाते हैं। पास के एक गाँव में करीब 94 साल के 94 इयर्स के एक तांत्रिक बाबा रहते थे, जो कि अपने तंत्र मंत्र साधना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये वहाँ जाते हैं, सारी बात उन बाबा जी को बताते हैं। अब ये सब बात सुनने के बाद बाबा जी कहते हैं कि जो आपके साथ हुआ है, जितनी कुछ आपने मुझे बात बताई है,
उस हिसाब से लगता है कि आपके घर पर मारण क्रिया करी गई है। क्योंकि कटा हुआ नींबू मिलना, उसके ऊपर 7 लौंग, वो भी लाल कलर का, ये कोई आम तंत्र नहीं है। इसके लिए अनुष्ठान करना होगा। सब लोग पूछते हैं कि ये अनुष्ठान कब और कैसे होगा? बाबा कहते हैं कि ये अनुष्ठान कोई आम अनुष्ठान नहीं है, इसके लिए समय लगेगा। करीब 5 रात बाद ये अनुष्ठान किया जाएगा, क्योंकि 5 रात बाद अमावस पड़ रही थी। बाबा ने कहा कि ये अनुष्ठान जहाँ आप रहते हैं, वहीं होगा। पर ये अनुष्ठान आधी रात में ही होगा, क्योंकि ये आवाज़ आपको आधी रात में ही आई है। अब 5 दिन बीतते हैं जैसे-तैसे कर। 5 दिन बाद आधी रात को तांत्रिक बाबा आते हैं, करीब 1:30 बजे। अपने साथ ढेर सारी सामग्री लाते हैं। नारियल, चुन्नी, सिंदूर, लौंग, नींबू और एक हवन कुंड। अब सारी सामग्री लेकर बाबा जी पहुँच जाते हैं। बाबा जी ठीक तबेले के पास अपना एक हवन कुंड बनाते हैं। सारी सामग्री बिछाते हैं। अपनी जो भी तंत्र साधना के हिसाब से जो उनकी प्रक्रिया है, वो करते हैं और अपना अनुष्ठान शुरू करते हैं। करीब 1 से 1.5 घंटे तक लगातार संस्कृत के मंत्र उच्चारण बाबा जी करते हैं, हवन करते हैं। करीब-करीब 3 बजे बाबा जी वहाँ से उठते हैं और उनके घर के पीछे की तरफ जाते हैं और एक जगह जाकर अपने ही हाथों से मिट्टी खोदने लगते हैं ज़मीन में। करीब उनके टॉयलेट से, जो उनका बाथरूम है, उससे 10 से 15 मीटर की दूरी पर। वो खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। कुछ सामान भी लेकर आए थे अपने साथ। उस सामान का इस्तेमाल करके वो खोदते रहते हैं। खोदने के बाद करीब 20 मिनट बाद अंदर से काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। जैसे कुछ सिक्के, चुन्नियाँ, नारियल पुराने, कुछ औरतों के कपड़े जो कि किसी गुड़िया की फ़ॉर्म में बनाए गए हैं, कुछ सुइयाँ, कुछ दाल, बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़, जिसका वहाँ होना किसी को भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये सब देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब बाबा ये सब चीज़ें निकाल रहे थे, हैरतअंगेज़ चीज़ें, कुछ बालों के गुच्छे भी थे उसमें, कुछ सड़े हुए मांस के टुकड़े, बदबू, इतनी गंदी बदबू कि आपको क्या बताऊँ। तुरंत बाबा कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई मटका है, तो जल्दी से मटका लेकर आओ। और खुशी की बात ये है कि उनके घर में मटका था। हरीश के पापा मटका लेकर आते हैं। बाबा एक-एक करके सारी चीज़ें जो कि नीचे से निकली, उसमें भरते हैं। वो मटका फुल भर जाता है। उसके बाद उसको एक लाल कपड़े से ढक देते हैं और बंद कर देते हैं। फिर कहते हैं कि इस मटके को हमें अभी शमशान घाट लेके जाना होगा और वहाँ पर छोड़ना होगा। जब हम इस मटके को शमशान घाट के बीचों-बीच रख देंगे, फिर वहाँ से हम अपने घर आएँगे और जब हम घर आ रहे होंगे, तो कोई भी पीछे मुड़कर मटके को नहीं देखेगा। तो जब हम घर आ रहे होंगे, अगर इस मटके के फूटने की आवाज़ आई, तो ये समझ लिया जाएगा कि जो भी घर में तंत्र-मंत्र, जो भी क्रियाएँ थी, वो अब शमशान घाट में आज़ाद हो चुकी हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। पर अगर मटके के फूटने की आवाज़ नहीं आई, इसका मतलब अभी भी आपके घर में तांत्रिक बाधा है। अब बात चली रही थी कि इन्होंने पूछा कि कौन-कौन चलेगा शमशान घाट। अब कुल मिलाकर ये डिसाइड हुआ कि हरीश के पापा, उनका बड़ा भाई, उनका बड़ा बेटा हरीश, ऐसे करके करीब 4-5 लोग, ये सब लोग शमशान जाएँगे। ये लोग जाते हैं करीब-करीब 3 बजे और करीब 3:45 तक ये लोग वापस आते हैं। अब जैसे ये लोग वापस आते हैं, घरवाले पूछते हैं, हरीश पूछता है कि क्या हुआ? मटका फूटने की आवाज़ आई? तो ये लोग बोलते हैं कि हाँ, मटका फूटने की आवाज़ आई। इसका मतलब अब कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी भूत-प्रेत तंत्र बाधा थी, वो शमशान घाट में अब आज़ाद हो चुकी है। अब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं। सारी जो बाधा थी वो हम शमशान घाट पर छोड़कर आ गए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ कि आपके घर पर ये 5 कीलों का बंधन कर देता हूँ, जिनमें से 4 कील घर के चारों कोनों में और 1 कील घर के बीचों-बीच। तांत्रिक बाबा ने चारों कील चारों कोनों पर ठोक दी। अब जैसे ही वो एक कील ज़मीन पर ठोकने जा रहे थे, घर के बीचों-बीच, अचानक से उनका कुत्ता रोने लगता है। ये देखकर तांत्रिक बाबा भी घबरा जाते हैं। अब घरवाले पूछने लगते हैं कि देखो, हमारा ही कुत्ता और हमें ही देखकर रो रहा है, ऐसा क्यों? तांत्रिक बाबा कहते हैं कि
ऐसा होना मामूली बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि घर में अभी भी कोई बाधा रह गई है, कोई आत्मा रह गई है। पर हम ये जो कीड़ों वाला जो मेथड है, ये जो हम क्रिया कर रहे हैं, ये हम करके जाएँगे, तो कील को ठोक देते हैं। बाबा ने कहा कि इस कील के ठोकने से कम थोड़ी तो परेशानी कम हो गई। तुम ऐसे करीब 3-4 दिन तक रहो। कुछ अगर इसके बाद आपको दिक्कत होती है, तो हमें फिर से बुलाओ। ऐसे करके बाबा जी पाँचों कील ठोक कर वहाँ से चले जाते हैं। अब बाबा जी तो चले गए, पर इनकी टेंशन, इनकी जो मन की जो शंका थी, वो नहीं गई। करीब 2-3 दिन बीते ही थे कि एकाएक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज़ आई कि इनके घर के सामने से पूरी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ के चलते कुछ कीलें जो कि बाबा जी ने ज़मीन पर गाड़ी थी, वो सब बाहर निकल आई। अगले दिन से ही ये क्या देखते हैं कि जो उनके 2-4 जानवर जो बचे थे, एक-एक करके उन सब की उसी तरीके से मौत हो जाती है। हरीश की छोटी बहन, उसकी फिर से तबीयत खराब हो जाती है। अब ये सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे जानवरों की मौतें और जो बची हुई थी उनकी गाय, उसकी भी बहुत बुरी तरीके से तबीयत खराब। पर अब ये लोग अपनी छोटी बहन को, हरीश की बहन को, मुन्नी को, ये खोना नहीं चाहते थे, चाहे इनको ये घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। अब ये बाबा जी को फिर से बुलाते हैं, पूरा हाल बताते हैं। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि ऐसा होना असंभव है कि सिर्फ़ बाढ़ के कारण ये सारा बंधन टूट जाए, ये सारी कीलें बाहर आ जाएँ। आप एक बार याद करिए कि आपसे कुछ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? सब लोग याद करते हैं। तांत्रिक बाबा फिर कहते हैं कि ज़रा स दिमाग पर ज़ोर डालिए। किसी के हाथ का मतलब बाहर से कुछ खाया, किसी से कुछ लिया या फिर खाया या फिर कुछ पिया। सब लोग कहते हैं कि नहीं, किसी के हाथ का कुछ नहीं खाया। तभी हरीश की माँ बोल पड़ती हैं कि ऐसे कैसे नहीं खाया? हमने तो खाया। ये सुनकर सब लोग चौंक उठते हैं। फिर हरीश की माँ बताती हैं कि कुछ दिन पहले उनके पड़ोसी उनके लिए कुछ मिठाई लाए थे। ये कहकर कि वो कुछ तीर्थ स्थल गए थे, तो वहाँ से उन्हें ये प्रसाद मिला है। प्रसाद का नाम सुनकर सबने उस चीज़ को ग्रहण कर लिया। ये बात उन्होंने बाबा जी को बताई। ये सुनते ही बाबा जी पूरी कहानी समझ गए। उन्होंने कहा कि वो कोई प्रसाद नहीं था। ये वही कारण है जिसके कारण से तुम्हारे घर में बाढ़ आई है और सारी कीड़ें बाहर आई हैं। वो प्रसाद ही एक ज़रिया था इस घर में वापस बाधा आने का। अब बाबा जी फिर से तबेले के पास जाकर अपनी साधना में बैठ जाते हैं। करीब 1 घंटा वो साधना करते हैं और उठते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे घर में उस सफ़ेद मिठाई के थ्रू एक मारण चुड़ैल का वास हो गया है। उसकी एंट्री हो गई है। वो जो मिठाई तुमने खाई है, वो मिठाई तुम्हारे पड़ोसी ने तुमको दी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे पड़ोसी को किसी और ने दी, ये बताकर कि तुम्हें दे दे। ये बात सुनकर सब लोग एक बार फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। अब सब लोग पूछते हैं कि बाबा जी, पर ये किसका किया धरा है? बाबा जी कहते हैं कि मुझे पता है ये किसका किया धरा है, बट मैं आपको बताऊँगा तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। घर वाले ज़िद करते हैं, बाबा जी आप नहीं बताएँगे तो हमें कैसे पता चले? हम जानना चाहते हैं कि ये किसने किया। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि आपसे 4 घर छोड़कर एक घर है, उसमें एक औरत ने ये किया है। उस औरत की आपसे कुछ न कुछ दुश्मनी है। इतना घरवालों ने सुना ही था कि सब लोग बोल पड़ते हैं कि हाँ, उनसे हमारा झगड़ा है। झगड़ा किस बात पे है? एक बार ये लोग, हरीश लोग, ये कोशिश कर रहे थे घर पर हैंडपंप लगाने की। उन्होंने विरोध जताया कि तुम ज़मीन का सारा पानी खींच लोगे, आस-पास फिर पानी नहीं आएगा, पानी की कमी हो जाएगी। इसके चलते इन्होंने घर पे हैंडपंप लगा लिया, तभी से इन लोगों की दुश्मनी हो गई। तो बस यही कारण था कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर ये मारण क्रिया करी है। बाबा जी फिर से अनुष्ठान में बैठते हैं। इस बार करीब 1.5 घंटे तक वो अपना अनुष्ठान करते हैं और कह के जाते हैं कि अब कुछ दिन रुको, देखो, अगर चीज़ें सँभलती हैं तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं सँभलती हैं, तो तुम्हारा ये घर छुड़वा देंगे। क्योंकि जान से बेहतर, जान से अच्छी चीज़ कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ये घर आपको फिर छोड़ना ही पड़ेगा। वो अनुष्ठान बाबा जी का एक
आखिरी अनुष्ठान था, वो दिन और आज का दिन, आज तक उस घर पर कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ें नहीं हुई। कोई भी अकाल मृत्यु नहीं हुई, ना किसी आदमी की, ना किसी औरत की, ना किसी जानवर की, ना ही कोई आवाज़ें ऐसी आई। तभी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी आपसे जलता है, कहीं न कहीं ऐसा कहा जाता है, अगर वो आपको कुछ खाने के लिए देते हैं, स्पेशली अगर सफ़ेद मिठाई देते हैं या फिर लौंग, क्योंकि आम तौर पर तंत्र क्रिया में इनका उपयोग होता है और सबसे आसान होता है आपको बाँधना इन चीज़ों के थ्रू। इसी के चलते ये कहानी का हम अंत करते हैं। मिलेंगे हम अगली कहानी में। नमस्कार।